व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है व्हाइट ओक कैपिटल डिविडेंड यील्ड फंड। सबसे पहले स्कीम के बारे में अभिषेक जी से समझते हैं, उसके बाद हम निकुंदर से इस पे डिस्कशन करेंगे। काफी दिनों बाद एक डिविडेंड यील्ड फंड यहाँ पर आया है। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड हाउस इस फंड को लेकर आया हुआ है। ओपन एंडेड स्कीम है, डिविडेंड यील्ड फंड कैटेगरी है इसकी। 10 अगस्त, हालांकि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लेट आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं। 24 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जिट लोट यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, कभी भी आप विड्रॉ करें यूनिट्स को, कोई भी एग्जिट लोट यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। मिनिमम निवेश यहाँ पर 100 रुपये की SIP और 500 रुपये का लमसम निवेश आप इसमें कर सकते हैं। बेंचमार्क BSE 500 TRI रहेगा, यानी कि BSE की लिस्टेड टॉप 500 कंपनी इसको यहाँ पर बेंचमार्क माना गया है। फंड मैनेजर इसके 2 हैं, रमेश मंत्री जी और तिरुपति अग्रवाल जी। इसके अलावा अगर पीयर कंपैरिजन करें तो उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, 14 से 18, 18.5% तक के एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसमें ICICI प्रूडेंशियल का है नाम, LIC म्यूचुअल फंड का नाम है, टाटा डिविडेंड यील्ड फंड है, HDFC का डिविडेंड यील्ड फंड है और आदित्य बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड फंड यहाँ पर 14.61% के रिटर्न देते हुए दिख रहा है। सर, ये फंड, इसकी निवेश की रणनीति सर क्या होती है और क्या ये पोर्टफोलियो में किस तरह की कंपनियों को यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर लेकर आते हैं, उसको केटर करता है यहाँ पर? देखिए, पहले कैटेगरी की बात करते हैं क्योंकि ये फंड एक बहुत ही अलग किस्म का फंड है जो व्हाइट ओक लॉन्च कर रहा है। इसके लिए हम उसके लिए सेपरेट बात करेंगे। डिविडेंड यील्ड कैटेगरी जो है स्कीम की, वो ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करता है कि जहाँ पे आप वो जो कंपनी है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है हर साल। और वो मतलब डिविडेंड कौन सी कंपनी डिक्लेयर करेगी? मोस्टली जो प्रॉफिटेबल होगी और जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू नहीं होंगे और मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होगी, वही कंपनी डिविडेंड दे सकती है, राइट। तो इस टाइप के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा कि जहाँ पे डिविडेंड ज़्यादातर डिविडेंड रेगुलर हर साल डिविडेंड मिलता है। अभी हम ये NFO की बात करें तो व्हाइट ओक का ये जो फंड है वो डिविडेंड यील्ड कैटेगरी में है, लेकिन वो इक्विटी रिलेटेड फंड नहीं है। मतलब कि ये फंड है वो REITs का है, REIT जो होते हैं और InvITs होते हैं, उसके रिलेटेड फंड है। ये NFO ऐसा है कि ये फर्स्ट फंड माना जाएगा, फर्स्ट एक्टिव फंड माना जाएगा REIT में निवेश करने के लिए। यहाँ पे अगर निवेशक जो भी पैसा डालेंगे उसमें से अप टू 60%, 60% रुपया जो 6 लिस्टेड REIT है अभी इंडिया में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब कि REIT जो टोटल 6 है, तो उसमें 60% रुपीज, 60% रुपीज डिप्लॉय होगा। नेक्स्ट 10% जो है वो InvITs, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, वहाँ पे वो डिप्लॉय होगा। टोटल 28 InvITs लिस्टेड है इंडिया में। और 20% रुपीज जो है वो इक्विटी आर्बिट्रेज में वो पैसा निवेश होगा, मतलब कि वहाँ पे वो आपको आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी में पैसा फोकस होगा। और दूसरी चीज खास कि इसमें सिर्फ 5% नेट इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, मतलब कि इक्विटी एक्सपोजर जो रहेगा वो सिर्फ 5% का रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो इक्विटी रिलेटेड जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि REITs और InvITs होते हैं उसमें इक्विटी जितनी वोलेटिलिटी नहीं रहती है, वो इतना स्टैंडर्ड डेविएशन 50 to 70% कम रहता है एज कम्पेयर टू निफ्टी। सर, अगर पेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो यानी कि उसमें भी ये REITs वाला इंक्लूजन होता कोई है? नहीं है, ये सिर्फ ये पहला वो है जिसमें ये पहला फंड है जो REITs, मुझे अगर REITs में निवेश करना है बराबर, तो मैं अभी कैसे मुझे करना पड़ेगा? मुझे मेरे डीमेट अकाउंट में जाके 2, 3, 4 जो REITs है उसमें मुझे निवेश करना पड़ेगा, राइट। उसके स्टॉक्स मुझे परचेस करने पड़ेगा, REIT के यूनिट्स मुझे परचेस करने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगर ये एक फंड में मैं निवेश कर देता हूँ तो जितने भी REITs अभी लिस्टेड है वो सारे में मेरा निवेश हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक खास चीज, क्योंकि हमने वो डिविडेंड यील्ड कैटेगरी का पीयर कंपैरिजन दिखाया, यहाँ पे वो मिसगाइड हो जाएगा शायद दर्शक के लिए, क्योंकि ये जो फंड है पर्टिकुलरली यहाँ पे आपकी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है वो एनीवेयर बिटवीन 9 to 10% रहनी चाहिए, उससे ज्यादा की नहीं। तो सर, जो पेयर कंपैरिजन में अभिषेक जी ने फंड्स दिखाए जिनके रिटर्न 14% तक के भी मेरे ख्याल से थे, उनसे कम ये रिटर्न जनरेट करने वाला फंड है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो फंड है वो पूरे इक्विटी ओरिएंटेड है, यहाँ पे इक्विटी नहीं है, ये REIT ओरिएंटेड फंड है, राइट। तो यहाँ पे आपका 9 से 10% का पोस्ट टैक्स आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है। और सर, रिस्क में किस तरीके से डिफरेंस होगा? रिस्क में REIT रिलेटेड जो भी रिस्क है वो सब यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो REITs होते हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर का एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। मतलब डिजिटल फॉर्म में मुझे रियल एस्टेट में अगर निवेश करना है तो मैं REITs
में निवेश कर सकता हूँ ना, उसमें आपका लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है। देन जो लीज पे दिया गया है, प्रॉपर्टी लीज पे होती है, कमर्शियल लीज पे होती है, तो जैसे कोविड जैसा कोई फेज आ गया मार्केट में, तो जहाँ पे आपका जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो उस टाइप के सारे रिस्क रहते हैं। बट अगेन जो रीट है वो रेगुलेटेड बाय सेबी है, जो प्रोडक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे बहुत सारे चेक्स और ये सब रहता है, तो देयर इज नो इश्यू। सो तो किस इन तरह शॉर्ट से ये जो फंड है उसको हम डेट कैटेगरी के सामने रख सकते हैं कि किसी को एफडी या उसके बदले में यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस मैंने ये फंड को ऐसे यूज किया है कि जैसे किसी का 20-25-30 लाख का पोर्टफोलियो इक्विटी में है, मतलब कि आपका एक्सपोजर 20-25 लाख का इक्विटी में है, तो मैं 1-2 लाख रुपए ऐसे फंड में डालूंगा जहां पे मेरा एसेट डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मैं उसको एसेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करूंगा, ना कि रिटर्न के लिए। सर तो फिर रीट्स की वजह से क्या ग्रोथ लग रही है आपको, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आपने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देखें तो फिर 8-9-10% ज़्यादा इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन इन केस अगर रीट्स की ग्रोथ की बात करें वो सर कैसी लग रही है, और उसको अगर अच्छी ग्रोथ है तो किन निवेशकों को यहाँ पर जाना चाहिए? रीट्स में कैसा होता है अभिषेक जी कि 2 तरीके से मेरा रिटर्न बनता है। एक बनता है मेरा जो प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब कि जो मेरा यूनिट है वो भी सपोज 200 रुपीज का चल रहा है और ये 5 साल के बाद सपोज 300 का हो गया या 250 का हो गया, तो मेरा वो एक एप्रिसिएशन होगा प्राइस में। और प्लस जो रीट्स होता है ना, वो उसके पास जो भी रेंटल इनकम आती है उसमें से अपने खर्चे निकाल के उसको कंपलसरी 90% ऑफ दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड। तो ये जो निवेश होगा वो उसमें वो ऐसा ही होगा इंस्ट्रूमेंट कि जहाँ पे डिविडेंड रेगुलर आता है, इसलिए ये डिविडेंड यील्ड कैटेगरी में फंड को रखा गया है, क्योंकि आरईआईटी के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी अभी तक नहीं बनाई। ठीक है। तो सर एक सवाल मेरा ये कि कौन से फिर निवेशक ऐसे हो जो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, और क्या लमसम निवेश इसमें करें या फिर एसआईपी के थ्रू जाए, और एक टाइम होराइजन कितना रखें? राइट, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप इसको लमसम निवेश कर सकते हो। टाइम होराइजन हम ऐसा समझ सकते हैं कि जितने टाइम मुझे इक्विटी में एक्सपोज रहना है, मतलब कि इक्विटी का मेरा पोर्टफोलियो में बना के रख रहा हूँ 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो तब तक मुझे इसको रखना है। मेरा इक्विटी का जितना पोर्शन है उसका मैं 5-10% इसमें एलोकेट करूँ तो मेरा एसेट वाइज वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अभी आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के निवेशक को ये देखना चाहिए। 2 टाइप के निवेशक, जिसको एसेट एलोकेशन के लिए नई एसेट चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, राइट, तो मैं 5 से 10% रुपया यहाँ पे डालूंगा कि जहाँ पे इक्विटी जब डाउन जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमने जैसा भी बात किया कि इक्विटी मार्केट 25% डाउन चला गया, स्मॉल कैप 35% डाउन चला गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो एज इट इज रहेगा, राइट। दूसरा चीज की जो रिटायर्ड पर्सन है, जिसके पास रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है, तो उसका थोड़ा बहुत एलोकेशन में यहाँ पे करूंगा। जो बकेट स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं कि अलग अलग बकेट में हम रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो का पैसा हम डालवाते हैं, तो वहां पे मैं इस टाइप की प्रोडक्ट यूज करूंगा कि जो मुझे 9 से 10% मुझे दे सकती है, और उसको मैं एसडब्ल्यूपी या तो डिविडेंड के माध्यम से मैं वो पैसे में निकाल सकता हूँ। सर एक डाउट मुझे ये बस ये आ रहा है कि मतलब अगर रीट्स और इन्वेट्स में इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है तो फिर ये डिविडेंड यील्ड फंड के तौर पे यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि जितने भी यहाँ पर हम लोगों ने पीएस में देख लिया, जितने भी ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग के मार्केट में हैं, वहाँ पर मोस्टली इक्विटी एक्सपोजर है, तो क्या इसको दूसरे नाम से या फिर नहीं आना चाहिए था? क्योंकि जाएगा तो ये डिविडेंड यील्ड फंड की कैटेगरी में ही। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है अभिषेक जी कि अभी रीट्स है ना वो टोटल 6 ही है, ओनली 6। और बेंचमार्क एक सर बेंचमार्क का भी ये सवाल है क्योंकि 500 बेंचमार्क भी नहीं है, बिकॉज़ बेंचमार्क भी इक्विटी का है, बिकॉज़ जी। रीट्स इज नॉट दैट मच, अभी इतना वो डेप्थ नहीं है उसमें, राइट। तो वो जब होगा, ज्यादा रीट्स लिस्टेड होंगे, जो अभी नेक्स्ट 2-5 साल में बहुत सारे रीट्स आने वाले हैं, तो वो जब होगा तो इसमें हो सकता है कि इसका नेम भी चेंज किया जाए और कैटेगरी भी नहीं, बेंचमार्क भी इसमें चेंज हो सकता है। दूसरा चीज जो आपने बताया, नेम डिविडेंड यील्ड में इसलिए डाला गया क्योंकि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो डिविडेंड यील्डिंग ही है। रीट्स होगा उसमें डिविडेंड आता है, 100% आता है, हर साल आता है। इनविट्स में आता है क्योंकि उसका जो भी इनकम होता है उसका 90% कंपलसरी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेबी का रूल है, इसलिए उसको डिविडेंड यील्ड कैटेगरी में रखा गया। और दूसरा चीज कि अगर हम सेबी की नजर से देखें तो रीट्स को सेबी ने बाय डिफॉल्ट इक्विटी डिक्लेयर कर दिया कि इसको हम इक्विटी कैटेगरी में काउंट करेंगे रीट्स को।